नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत आज आप लोगों से फिर अपने इस लेक्चर में BSS 325 यानी कि हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया जो बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी टू 1960 AD तक पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो है ईरान के और जो वेस्टर्न पावर है, या यूँ कह लीजिए कि जो वहाँ पे शाह रजा खान बहलवी के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए, या यूँ कह लीजिए कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही, या ईरान में जो कुछ भी फर्स्ट हाफ सेंचुरी के बीच में हुआ, उस पर बातचीत करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा इस पे एक सामान्य चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि रजा साहब बहलवी वो शख्स थे या उनके वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है वहाँ पे ईरान में बहुत हद तक आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया गया, या यूँ कह लीजिए कि ईरान में उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम कानून लाए जिसके द्वारा वो ईरान में वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी उसको बहुत हद तक बदलने की कोशिश की है। वास्तव में इस पूरे संदर्भ को जानने से पहले हम लोगों को रजा साहब बहलवी के उदय पे भी बातचीत एक बार कर लेनी चाहिए। वस्तुतः बच्चों, जो रजा साहब बहलवी जो शख्स थे, या यूँ कह लीजिए कि रजा साहब का जो उदय हुआ वो 20वीं शताब्दी के आगमन के पूर्व में या उस शताब्दी के प्रथम दशक के समय हुआ था, या ये एक ऐसा समय था जब ईरान रूस और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी संघर्ष का एक मुख्य केंद्र बना हुआ था। और ये रूस और ब्रिटेन जो थे वो दोनों जो है ईरान पे प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे, और ईरान की जो अपनी स्थिति थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। ये एक ऐसा समय था कि ईरान पर एशिया के अन्य देशों की तरह यूरोपीय देश जो थे वो अपना कब्जा तो नहीं जमा पाए थे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि वो उनके साम्राज्यवादी चंगुल से बहुत बचा हुआ था। 1907 ईस्वी में रूस और ब्रिटेन में एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार ईरान जो था वो रूस और ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया गया था, और इस प्रकार से ईरान का भी जो अन्य एशियाई देशों की तरह शोषण शुरू हो गया था। या यूँ कह लीजिए कि 19वीं शताब्दी में ईरान में भी राष्ट्रीयता की जो लहर पहुंची थी वो यूरोप की राष्ट्रीयता के जो संदर्भ थे उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन ईरान की राजनीति पर इसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। शायद यही कारण था कि ईरानी राष्ट्रीयता की लहर के बावजूद ब्रिटेन और रूस ईरान में अपने प्रभाव क्षेत्र को दृढ़ करते हुए लगे थे, और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते होते ईरान में उनका अत्यधिक संदर्भों में हस्तक्षेप जो है वो कायम हो गया। और जो पहला विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति के समय तो ईरान की जो राजनीतिक दशा थी वो बहुत ही बदतर हो गई थी। या यूँ कह लीजिए कि जो युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन का जो हस्तक्षेप था वो एकदम बहुत बेहतर तरीके से एकदम प्रभावशाली रूप में फैल गया था। हम इस बात से भी नहीं इनकार कर सकते हैं कि ब्रिटेन जो था वो दुनिया के अन्य देशों में, ख़ास तौर से पश्चिमी एशियाई जो देश थे, उनमें अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा था, और ईरान जो था वो इनसे कैसे बचता। संभवतः शायद यही कारण था कि ब्रिटेन से ईरान ने एक संधि करना जरूरी समझा, और 9 अगस्त 1919 को ईरान तथा ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई जिसके अनुसार ईरान के सैनिक और वित्तीय मामले पर ब्रिटेन का प्रभुत्व जो है वो कायम हो गया। 1929 ईस्वी की जो अंग्रेज और ईरानी संधि हुई थी, उस संधि में ईरान की राजनीतिक अव्यवस्था उस संधि से एक तरीके से ईरान में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अपने देश को इस तरह से ब्रिटेन के संरक्षण में जाता देख के ईरान के वो तमाम देशभक्त लोग, या यूँ कह लीजिए कि ईरान के वो राष्ट्रवादी लोग जो ईरान की संसद थी, यानी जिसका नाम मजलिस था, उससे ये उम्मीद रखते थे कि वो जो संधि हुई थी, या यूँ कह लीजिए कि वो जो इस तरीके से वहाँ पे ब्रिटेन के आगे ईरान की सरकार ने जिस तरीके से घुटने टेके थे, वो अपने संसद से ये चाहते थे कि उस पूरी संधि का अनुमोदन जो है वो उससे इनकार कर दे। यही एक पृष्ठभूमि है। इसी अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था में रजा साहब बहलवी का उदय हुआ, और ये भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, या इस बात को मान लीजिए कि इसी समय जब रजा साहब पहलवी आए तो उन्होंने अपनी योग्यता से ईरान के जो पुराने कजार राजवंश था उसको अंत करके वहाँ पे पहलवी शासन की स्थापना की।
रजा खां वास्तव में ईरान की एक सबसे छोटी कोजब टुकड़ी और बेहतर टुकड़ी के कमांडर थे। उनका एक सहयोगी हुआ करता था जो जिसका नाम जियाउद्दीन था। वो क्रांतिकारी विचारों का लेखक था और एक समाज सुधारक था। रजा खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उस समय ईरानी सेना पर रूसी अफसरों का प्रभाव था। रजा खां ने अंग्रेज़ों की सहायता से रूसी अफसरों से ईरानी सेना को मुक्त करवाया और वो स्वयं अपनी टुकड़ी के सेनापति बन गए। शुरुआत के दिनों में रजा शाह को इसमें बहुत तेज़ी से सफलता मिली और वो ईरान पे अपना एक छत्र राज्य भी स्थापित करना चाहते थे। और शायद इसी बात को ध्यान में रख के वो फरवरी 1921 आते उन्होंने षड्यंत्र करके वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी या वहाँ का जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था प्रशासन का, उसमें तख्ता पलट किया और स्वयं को ईरान का प्रधान सेनापति घोषित किया और अपने सहयोगी जियाउद्दीन को ईरान का प्रधानमंत्री भी बना दिया। अब जो कजार राजवंश था, जो वहाँ का जो राजा था यानी कि राजा अहमद शाह, ईरान का जरूर राजा बना हुआ था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी या यूँ कह लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर थी वो रजा खां और जियाउद्दीन के हाथों में थी। 3 महीने के बाद जो है रजा खां से जियाउद्दीन का झगड़ा हो गया और रजा खां ने जियाउद्दीन को भी ईरान से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब स्थिति ये आ गई कि रजा खां ही उस पूरे देश के सर्वे सर्वा हो गए थे और 1923 में रजा खां जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1925 को उसने वो जो शाह थे वहाँ पे उनको भी गद्दी से उतार दिया। उस समय रजा खां गणतंत्र के विचारों से प्रभावित थे और ईरान में वो चाहते थे गणतंत्र की स्थापना हो जाए, लेकिन जो वहाँ का मौलाना समुदाय था या यूँ कह लीजिए कि वहाँ का जो मुल्लाओं का जो एक ग्रुप था वो ये नहीं चाहता था कि इस तरीके की कोई चीज़ हो। शायद इसी बात को ध्यान में रख के या उनके डर से डर के रजा खां ने अपने विचार बदल दिए और जब मुल्लाओं का जो विरोध हुआ तो वो अपने विचारों को त्यागते हुए 31 अक्टूबर 1935 को ईरान की संसद मजलिस ने भागे हुए शाह को गद्दी से उतारा और सीधे 13 दिसंबर को रजा खां को ईरान का शाह यानी कि राजा घोषित कर दिया और रजा खां ने रजा शाह की उपाधि लेके ईरान में शासन शुरू कर दिया। अब ये आप तय कर लीजिए कि जो कजार राजवंश था या कजार वंश के जो प्रतिनिधि थे जिनका नाम अहमद शाह बताया जा रहा था, वो और जो रजा शाह के जो मित्र थे यानी कि जियाउद्दीन, इन दोनों का जो हस्तक्षेप था वो ईरान की राजनीति से खत्म हो गया और ईरान में सीधे रजा खान यानी कि रजा शाह का जो है वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व जो है वो प्रशासन जो है वो चलने लगा और एक तरीके से उन्होंने एक राजवंश की भी नींव डाली जिसे पहलवी वंश कहा गया और रजा साहब पहलवी के नाम से उनको जाना भी जाता था। रजा शाह ने वहाँ पे तमाम ऐसे सुधार भी किए। रजा शाह एक कुशल प्रशासक थे और क्रांतिकारी सुधारक भी थे और उनका जो ध्येय था वो मुख्य ध्येय यह था कि ईरान को नवीन और आधुनिक राष्ट्र वो बनाना चाहते थे। वह मुस्तफ़ा कमाल पाशा की नीति का अनुसरण भी करना चाहते थे। कमाल पाशा के ही तरह वो तुर्की की तरह जो है वो ईरान को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहते थे और पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाकर ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे। इसके लिए रजा शाह ने निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहला तो जो जिस पे पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की, थोड़ा उसको विस्तृत करते हैं कि रजा शाह ने सर्वप्रथम अपनी राजनीतिक समझ को सुरक्षित करते हुए सेना का जो पुनर्गठन किया, उसमें ईरानी सेना के संगठन को उसके पहले जो रजा शाह के पहले जो ईरानी सेना का जो संगठन था वो कोई निश्चित नियम के तहत नहीं था। अब उसको रजा शाह ने एक संगठन के तौर पे, संगठन में क्या होता था कि बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए, सैनिकों को समय पर वेतन देने और उनके बीच में अनुशासन लाने का कार्य किया और इस प्रकार से अनिवार्य सैनिक शिक्षा पद्धति और सैनिक सेवा पद्धति को भी प्रारंभ किया और स्थिति ये आ गई कि जो ईरान की जो सेना थी वो धीरे धीरे आधुनिक बन गई। इस स्थिति को दृढ़ करने में रजा शाह को इस सेना से बहुत मदद भी मिली और इसी सेना के सहारे उन्होंने अपने तमाम सारे विरोधियों का दमन भी किया। कुचुक खां, खुरसाना, अजरबैजान और कुर्द जाति के विद्रोहों को तो रजा शाह ने थोड़े ही समय के बाद पूरी तरीके से दबा दिया और ईरान पर एक निरंकुश राजा की तरह शासन करने की स्थिति में भी आ गए।
ईरान की वास्तव में आर्थिक स्थिति उस समय बड़ी दयनीय थी, इसलिए रजा शाह ने इस ओर भी ध्यान दिया और राज्य को दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी था। आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए रजा शाह ने अमेरिका से सहायता लेने का भी निश्चय किया और आर्थर चेस्टल, जिसकी हमने चर्चा की, नाम के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री को ईरान भी बुलाया और ईरान की आय वृद्धि के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। फलतः ईरान के जो राज्य में पर्याप्त वृद्धि भी हुई। मिल्स के वापस चले जाने के बावजूद वो एक जर्मन अर्थ विशेषज्ञ को भी उन्होंने बुलाया और वहाँ पे ईरान में एक राष्ट्रीय बैंक का संगठन खड़ा किया। इसी बैंक के द्वारा ईरान की जो नोट छापने का उपक्रम भी शुरू हुआ। पहले ये सारे काम एक ब्रिटिश बैंक के जिम्मे हुआ करता था। ईरान में उद्योग धंधों से संबद्ध अनेक कल कारखाने खोले गए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया और रजा साहब ने देश के जो औद्योगिकीकरण था उसमें बड़ा प्रयास किया और देश में बहुत सारे होटल और अन्य तरीके के भवनों का भी निर्माण कराया। जहाज बनाने का भी उद्योग शुरू किया। खनिज तेल की जो सप्लाई थी उसके द्वारा भी ईरान को बहुत हद तक लाभ मिलने लगा और जो तेल का जो संदर्भ है या जो तेल उद्योग जो था उसमें से वो विदेशी प्रभाव को भी बहुत हद तक समाप्त करने का प्रयास किया। इस तरीके से तमाम उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधार भी किए जिसके द्वारा देश को सुदृढ़ बनाया जा सके। फलतः ईरान जो है वो को एक पहले मजबूत और आर्थिक रूप में भी उन्होंने लाने की कोशिश की। रजा शाह ने आवागमन को ध्यान में रखकर भी वहाँ पे एक जो है रेलवे का निर्माण करवाया जिसके तहत तेहरान को कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से जोड़ दिया गया। इस रेलवे के निर्माण में विदेशी पूंजी की सहायता नहीं ली गई थी। रजा शाह ने ईरान की चाय और चीनी पर भी बहुत सारे टैक्स लगाए। इस टैक्स से उन्होंने रेलवे के निर्माण में सहयोग लिया। देश का जो आर्थिक विकास था उसके ढांचे में रजा शाह ने इन सारे संदर्भों के साथ बहुत हद तक नए बदलाव किए। रेलवे का निर्माण हो, हवाई मार्ग का विकास जो है और ईरान में डाक तार कंपनी का विकास भी रजा शाह के द्वारा किया गया। और ये वो सारे संदर्भ थे या ये वो सारे क्षेत्र थे जो ब्रिटेन की सरकार द्वारा एकाधिकार में थे। रजा शाह ने फारसी भाषा को अरबी प्रभाव से मुक्त भी कर दिया, लेकिन टर्की की तरह वो वर्णमाला में कोई सुधार उन्होंने नहीं किया। 1935 आते आते देश का नाम उन्होंने फारस से बदलकर ईरान रख दिया। रजा शाह ने ईरान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हद तक सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को जब उन्होंने अनिवार्य किया तो इसके फलस्वरूप सारे देश में शिक्षा के स्कूलों का एक जाल तरीके से फैल गया था। 1934 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया और उस वर्ष तेहरान में 6 फैकल्टियों की एक यूनिवर्सिटी भी शुरू करवाई। इस विश्वविद्यालय में धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके फलस्वरूप विदेशी मिशनरियों के कार्यों में बाधा भी पड़ने लगी और ईरान की शिक्षा पर जो मिशनरियों का प्रभाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जो कैडेट कोर थे यानी कि जो बालचरों की जो व्यवस्था थी उस पर भी बहुत हद तक उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। वास्तव में एक और संदर्भ जो रजा शाह के साथ जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि वो रजा शाह जो थे वो नारी स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। अभी तक ईरान की स्त्रियां जो थी वो पर्दे में रहा करती थीं। देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और उसमें बदलाव लाने के लिए रजा शाह ने इस प्रथा से औरतों को मुक्त करने की भी कोशिश की और उसके हद तक उन्होंने बहुत हद तक उसको औरतों को प्रभावित भी किया। रजा शाह ने पुरुषों के जो तलाक संबंधित जो उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करके नारियों के लिए सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए। स्त्रियां सरकारी पदों पर काम कर रही थीं, वे पश्चिमी पोशाकें पहन सकती थीं और बुर्के का व्यवहार भी कानून बनाकर वो बंद कर रही थी। रजा शाह ने ईरान निवासियों की वेशभूषा की ओर भी ध्यान दिया। 1928 ईस्वी में कानून पास करके पूर्वी पोशाकों के व्यवहार को भी उन्होंने रोक दिया। फेज, टोपी और पगड़ी को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। उसकी जगह पहलवी हैट भी पहना जाना शुरू हुआ था। प्रत्येक पुरुष के लिए इस हैट को पहनना अनिवार्य था। इसके बाद इस टोप को हटाकर यूरोपीय ढंग का टोप भी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। औरतों के लिए भी यूरोपीय पोशाक पहनना कानूनी घोषित किया गया। इस सुधार में रजा साहब मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बहुत हद तक प्रभावित भी थे। वास्तव में रजा शाह के इन सुधारों का ईरान में यत्र विरोध भी हो रहा था और इन विरोधियों का दमन भी रजा शाह ने बहुत हद तक किया और दैनिक समाचार पत्रों में कहा कि उनसे ये दरख्वास्त की कि वो जो मीडिया है या जो मीडिया के स्पोक पर्सन है वो सरकार के सुधारों का प्रचार प्रसार करें।
1940 आते आते उन्होंने तेहरान में एक रेडियो स्टेशन भी खुलवाया, जिसका मुख्य ध्येय यही था कि रजा शाह की जो सरकार थी या रजा शाह पहलवी के जो नियम कानून थे और जो सुधार कार्य जो उनके द्वारा चलाए जा रहे थे, उनको जो है वो जनता के बीच में ले जाना चाहते थे। सरकार ने जन व्यवस्था को विशेष ध्यान दिया और शायद यही ध्यान में रखकर ईरान में तत्कालीन समय में रजा शाह पहलवी के द्वारा तमाम नए अस्पताल भी खोले गए। मजदूरों की दशा सुधारने 1938 ईस्वी में एक फैक्ट्री एक्ट भी उनके द्वारा पास करवाया गया। रजा शाह ने न्याय व्यवस्था में भी बहुत हद तक नए बदलाव लाने की कोशिश की है। देश में एक तरीके से फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था को वो बहुत हद तक जो है लागू करने में सफल भी रहे। रजा शाह जो थे वो धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रयास के लिए प्रवृत्त थे। न्याय व्यवस्था को उन्होंने धार्मिक नियंत्रण से मुक्त करवा दिया। 1930 ईस्वी में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं से बंद करके दी गई। इसके उपरांत राज्य को धर्म से पृथक रख के उसे धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास भी रजा शाह पहलवी के द्वारा किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में उनको बहुत हद तक मुस्तफ़ा कमाल की तरह सफलता नहीं मिली। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने जो स्वीकारा उसी संदर्भ को थोड़ा और विस्तृत करें तो इसमें कोई शक नहीं कि रजा शाह ने ईरान के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप ईरान एक आधुनिक राज्य बना। पश्चिमीकरण से उनका प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन यदि इसकी तुलना हम टर्की से करें या यूँ कह लीजिए कि जितना कुछ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया तो उसकी मुकाबला में रजा शाह पहलवी को बहुत सफलता नहीं मिली। शायद यही कारण था कि रजा शाह स्वयं मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तरह शिक्षित नहीं थे और उनका देश टर्की की अपेक्षा ज़्यादा पिछड़ा भी हुआ था। और जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ जिस पे हमने आपसे पिछले लेक्चर में भी बात की कि रजा शाह पहलवी खुद स्वयं भी बहुत एक तरीके से लोभी व्यक्ति थे और उनके द्वारा जो है वो एक अपनी बहुत बड़ी पूंजी बना ली गई थी, जिसका भी असर आम जनमानस के ऊपर पड़ रहा था कि वो खुद उनसे चाहती थी कि उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आए या यूँ कह लीजिए कि तमाम ऐसे संदर्भ आते थे जिससे जनता उनको नहीं पसंद भी करती थी। वस्तुतः रजा शाह पहलवी के विषय में एक जो संदर्भ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि वो कमाल पाशा का गुण होते हुए भी कमाल पाशा की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। रजा शाह को जो दूसरी जो महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना करना पड़ा वो था ईरान में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो सुधार कार्य नहीं शुरू किया गया। रजा शाह को वास्तव में बहुत समय कम मिला था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरी विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस असाधारण स्थिति में भी सुधार की योजनाओं का ठप पड़ना बहुत हद तक सामान्य था। ईरान और टर्की की भौगोलिक स्थिति में बहुत हद तक अंतर था। टर्की यूरोप के बहुत निकट हुआ करता था और उसके निवासी बहुत दिनों से यूरोप के संकट में रहा करते थे, इसलिए कमाल पाशा को टर्की के यूरोपीकरण में भी बहुत हद तक सहूलियत हुई। ईरान के साथ ऐसी बातें नहीं थी, वह यूरोप से दूर था और देश की भौगोलिक बनावट भी कुछ अजीब थी। ईरान बालू की उपत्यकाओं से भरा पड़ा था और यातायात के साधन अविकसित थे। फलस्वरूप रजा शाह को कमाल पाशा की तरह सफलता नहीं मिली। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ता है कि ईरान में विविध जातियों का निवास था और जातियों की यही विविधता और क्रांतिकारी सुधार कार्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं हुआ करती थी। ईरान की जो धार्मिक संसद थी या ईरान की जो संसद हुआ करती थी जिसे हम मजलिस कहते हैं, मजलिस पे भी बहुत हद तक धर्म का बड़ा प्रभाव था। मजलिस के सदस्य ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना चाहते थे जो इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन करें और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सारे सुधार होने के बावजूद ये जो कठिनाई थी, इन कठिनाइयों के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जो सुधार थे उनमें बहुत बेहतर तरीके से वो ईरान पे लागू नहीं हो पाए और इन्हीं सारे संदर्भों के कारण मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जो नियमन थे वो बहुत बेहतर तरीके से ईरान की जो जनता थी उनका फ़ायदा नहीं ले पाई। धन्यवाद।